हेल्थी ह्यूमन की बात करें, अगर वो मेल है तो उसमें 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए और अगर फीमेल है तो उसमें 4.5 लीटर ब्लड होना चाहिए। बात करते हैं यार इओसिनोफिल्स की, इसके अंदर हमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस मिलेगा, 2 to 3% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होगा। जब आपने सुना होगा ना, जब किसी को डेंगू होता है तो उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, फिर बोलते हैं नारियल पानी पियो, ये करो वो करो। तो डेंगू जैसी बीमारियां क्या करती हैं, प्लेटलेट्स कम करती हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। हम लोगों ने माइंड मैप की सीरीज स्टार्ट करी थी विद द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। कौन सा चैप्टर है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करने वाले हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक जिसमें ये ब्लड के बारे में बता रहा है और दूसरा जिसमें हार्ट और उसकी पूरी फंक्शनिंग बताई जा रही है ना। तो ये 2 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है, तो हम भी इसी तरह से करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लड करेंगे, ब्लड के बाद ये देखो ये फ्लो रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग ब्लड करेंगे, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे कैसे प्रेजेंट होता है, ब्लड ग्रुपिंग्स पढ़ेंगे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, लिम्फ हम लोग पढ़ने वाले हैं, लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी पाथवेज देखेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कि किसमें कैसा सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ हार्ट और आपके डिसऑर्डर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप लास्ट सेशन आपके लिए बहुत अच्छा गया हो, आपको रिवीजन करने में हेल्प करी गई हो। तो मैंने आज भी यही कोशिश करी है बच्चों कि क्या है आपका कम से कम मतलब एक जगह आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाए, बिल्कुल माइंड मैप की तरह। और जल्दी से हम लोग ये चैप्टर रिवाइज करते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जब हम लोग ब्लड की बात करते हैं यार, तो ब्लड जब हम लोग बात करते हैं, ब्लड क्या है? एक तरह का फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें डिवाइडिंग पावर नहीं है और दूसरी चीज ये फाइब्रोब्लास्ट इसके पास प्रेजेंट नहीं होते और बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू के पास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या है? एक तरह का फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। अगर कोई इंसान ब्लड के बारे में पढ़ रहा है, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। ठीक है, पीएच ऑफ ब्लड 7.4 रहेगा और अगर हम लोग हेल्थी ह्यूमन की बात करें, अगर वो मेल है तो उसमें 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए और अगर फीमेल है तो उसमें 4.5 लीटर ब्लड होना चाहिए। अब ब्लड को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जब हम लोग ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं तो ये कितना है? 90 से 92% 55% आपको क्या मिलेगा? ब्लड प्लाज्मा मिलेगा और 45% आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलेंगे। अब आपका जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें 90 से 92% क्या रहता है? वाटर रहता है और 8 to 10% प्लाज्मा प्रोटीन्स रहती हैं। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है? आरबीसी है, WBC है और प्लेटलेट्स है। आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट, WBC यानी कि ल्यूकोसाइट और आपके प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब जब हम लोग प्लाज्मा को देखते हैं, प्लाज्मा के पास क्या है? प्रोटीन्स है। कौन से प्रोटीन्स है? इसके पास 3 मेजर प्रोटीन्स होते हैं, एक है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। अगर हम लोग एल्ब्यूमिन को देखें तो 4% एल्ब्यूमिन रहेगा, 2 to 2% आपका ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन कितना रहता है? 0.3%। फिब्रिनोजन कहां पर पढ़ना है हमें? दोबारा ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ना है, तो ये कोगुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ग्लोबुलिन आपके पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय, इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ा है ना, तो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और एल्ब्यूमिन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है और आपका BCOP मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अगर ब्लड के फॉर्मेशन की बात हो तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? सारे ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं यार आपके एरिथ्रोसाइट्स, जिनको हम लोग रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अब ये सबको पता है कि ये जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, है ना, ये जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं बच्चों कैसे होते हैं? बाई कनकेव होते हैं, सर्कुलर होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। बाई कनकेव होने का क्या रीजन है यार? इतनी वेसल्स होती है हमारी बॉडी में, बहुत छोटा छोटा डायमीटर होता है, तो उसमें से निकल के जाना है, तो बाई कनकेव शेप इनको बड़ी हेल्प करती है। अब यहां पर न्यूक्लियस नहीं है ताकि वो बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन अपने अंदर स्टोर कर पाए, सरफेस ज्यादा मिल जाए, एरिया ज्यादा मिल जाए हीमोग्लोबिन को। ठीक है, अब एक ऐसी एक्सेप्शन है आपके कैमल और लामा
में नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी नहीं मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? न्यूक्लिएटेड आरबीसी मिलते हैं। कहां पर आपके न्यूक्लिएटेड आरबीसी कहां मिलते हैं? आपके कैमल और लामा के अंदर आपको न्यूक्लिएटेड आरबीसी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो फिर उस सेल का एंडोस्केलेटन कौन बना रहा है? इसका एंडोस्केलेटन बनाते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, क्लियर है। और इसी के वजह से आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? स्पॉन्जी साइटोप्लाज्म होता है। कैसा होता है? स्पॉन्जी साइटोप्लाज्म होता है। अब कल हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी थी यार, तब हमने देखा था कि यार HCO3 आरबीसी निकल के आ रहा है और आपका Cl- आरबीसी के अंदर जा पा रहा है। यानी कि आपकी जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज परमिएबल टू Cl- HCO3 और ऑक्सीजन, और वहीं पर इम्परमिएबल है, किसको घुसने नहीं देगी, ये Na+ को और K+ को अपने अंदर नहीं आने देगी। ये बिल्कुल मना कर रखा है कि तुम नहीं आ सकते। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब आप लोग को पता है कि जो आरबीसी होती है उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब आप एक सिंगल आरबीसी को देखोगे ना, हम सबको पता है यार आरबीसी रेड कलर क्यों है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ब्लड का रेड कलर इस वजह से होता है। लेकिन जब आप सिंगल आरबीसी को देखोगे तो आपको पेल येलो कलर के दिखेगी। और वहीं पर ग्रुप ऑफ आरबीसी आपको कैसी दिखने को मिलती है? ग्रुप ऑफ आरबीसी आपको रेड कलर का दिखता है। ठीक है, कैसी मिलेगी? अगर सिंगल आरबीसी की बात कर रहे हैं तो सिंगल आरबीसी आपको पेल येलो कलर की मिलेगी, साइज 7.5 म्यू। और अगर किसी भी तरह का कोई भी चेंज होता है इसके साइज में, उस कंडीशन को बोला जाता है एनआइसोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? एनआइसोसाइटोसिस। ठीक है, ठीक है। किस केस में बढ़ सकता है? अगर विटामिन B12 बहुत ज्यादा हो रही है तो साइज बढ़ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीसी का साइज बढ़ गया है तो हीमोग्लोबिन का नंबर भी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हीमोग्लोबिन का नंबर क्या होता है? बिल्कुल सेम रहता है। वहीं पर अगर Fe आयरन की कमी होगी तो साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होगा बच्चों तो क्या होगा? तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हाँ, अगर कम हो रहा है, साइज छोटा होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, अगर बड़ा हो रहा है तो हीमोग्लोबिन को नहीं बढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम लोग बात करें कि आरबीसी का फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बोला जाता है एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। कहां पर हो रहा है? बोन मैरो के अंदर। कहां पर हो रहा है? बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है। लाइफ स्पैन 120 डेज की होती है। कितनी होती है? 120 डेज की लाइफ स्पैन होती है। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। और आपकी आगे एनसीईआरटी में जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करेंगे वहां पर आप पढ़ोगे, एक स्टेटमेंट पढ़ोगे कि स्प्लीन इज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, है ना। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में एक हीम वाला पोर्शन है और एक ग्लोबिन वाला पोर्शन है। हम ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर कल डिस्कस कर चुके हैं। हीम कितना है? 5% है और ग्लोबिन कितना होता है? 95%। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो अब आ जाते हैं किसके पास? ल्यूकोसाइट्स के पास। क्या बोलते हैं? WBC बोलते हैं। ल्यूकोसाइट WBC जैसे ही हम सुनते हैं, हमारे दिमाग में पहली चीज क्या आती है? हमारे दिमाग में आती है कि ये हमें पैथोजन से बचाते हैं, ये हमें बीमारियों से बचा रहे हैं। ठीक है, अब जब हम लोग ल्यूकोसाइट्स को देखते हैं तो आरबीसी तो रेड कलर के थे, ये कलरलेस है। ये कलरलेस है क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। कितनी होती है? 6000 से 8000 पर mm³। कितनी है? 6000 से 8000 पर mm³। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब जब हम लोग WBCs को देखते हैं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। WBCs को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरे हैं ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये वो WBCs हैं जिनके अंदर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। अब ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास 3 आते हैं, इओसिनोफिल, जिनको हम लोग एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। आपके एनसीईआरटी के ही डायग्राम लगाए हैं ताकि आपको याद रहे कि ये डायग्राम किसको बताते हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है,
अब जब हम लोग बात करते हैं यार इओसिनोफिल्स की, इसके अंदर हमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस मिलेगा, 2 to 3% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होगा। लाइफ स्पैन की बात करें कि कितना टाइम ये सर्वाइव कर पाते हैं, तो 14 आवर्स इनकी लाइफ स्पैन रहती है। काम क्या कर रहे हैं, आपको एलर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं और पैरासिटिक इंफेक्शन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यार आपका बेसोफिल्स, जिसका जो न्यूक्लियस है वो 2 to 3 लोब्ड है, एस शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा है, एस शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। कितने प्रेजेंट होते हैं, 0.5 to 1% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी सबसे कम कौन से हैं, बेसोफिल हैं। ठीक है, लाइफ स्पैन कितना है, सिर्फ 10 घंटे, सिर्फ 10 घंटे का लाइफ स्पैन। और आपकी लाइफ स्पैन देखो कितनी बड़ी है, तो जिंदगी को बड़ा बनाओ। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो बेसोफिल है ये 3 चीज सिक्रीट कर रहे हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। ठीक है, हिस्टामिन एलर्जी कॉज करता है, सेरोटोनिन भी उसका साथ देता है, और वहीं पर जब हम लोग हिपैरिन की बात करते हैं तो हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ न्यूट्रोफिल पे। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है उसमें 3 से 5 लोब हमें देखने को मिलेंगी। कितनी लोब देखने को मिलेंगी, 3 to 5 लोब्ड। ये फंक्शनिंग क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जब एक सेल दूसरे किसी भी पैथोजन को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को क्या कर रहा है, एनगल्फ कर रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कर रहा है, एनगल्फ कर रहा है, यानी कि खा जा रहा है। लाइफ स्पैन कितनी होती है, 12 आवर्स। कितनी है लाइफ स्पैन, 12 आवर्स। और कितना है, कितने सारे न्यूट्रोफिल है, 60 to 65% आपके टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अब आ जाओ ए ग्रैन्युलोसाइट पे। ए ग्रैन्युलोसाइट यानी का कि यार इसके पास ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं है। क्या नहीं है, ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं है। अब ये 2 तरह के हैं, एक है मोनोसाइट्स और एक है लिम्फोसाइट। जब हम मोनोसाइट की बात करेंगे तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो किडनी शेप्ड होगा, बीन शेप्ड होगा, राजमा की तरह दिखेगा, और लाइफ स्पैन कितना है, लेस देन 24 आवर्स। 24 आवर्स से भी कम होता है, और इनको हम लोग स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड बोलते हैं, यानी कि ये भी क्या कर रहे हैं, फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं। ठीक है, और कितना होता है, 6.6 to 8% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आर हैव लार्ज न्यूक्लियस। इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है ना, एक कोने में जाके ऐसे छुपके से बैठा रहता है, यानी कि इसका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। कैसा है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। और जैसे ही लिम्फोसाइट वर्ड सुनते हैं, जो बच्चा ढंग से पढ़ रहा है उसके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी, इम्यूनिटी। क्या आएगी, इम्यूनिटी, है ना, पढ़ी है ना 2 तरह की इम्यूनिटी, आगे भी पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। और कितना है, 20 to 25%। कितनी है, 20 to 25% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो अब आ जाओ यार थ्रोम्बोसाइट्स पे। थ्रोम्बोसाइट्स जिनको हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं, साइज कितना है, 2 to 3 म्यू। ठीक है, लाइफ स्पैन 2 से 5 दिन का लाइफ स्पैन होता है। कितनी प्रेजेंट होती है, 1 mm³ में, यानी कि 1.5 to 3.5 लाख mm³ पर mm³। अब जब आपने सुना होगा ना, जब किसी को डेंगू होता है तो उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, फिर बोलते हैं नारियल पानी पियो, ये करो वो करो। तो डेंगू जैसी बीमारियां क्या करती हैं, प्लेटलेट्स कम करती हैं। अब प्लेटलेट्स कम होंगी तो उससे क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये जो प्लेटलेट्स है ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड है, और ये कौन बनाता है, मेगा कैरियोसाइट से बनती है। बन बोन मैरो में ही रही है, लेकिन आपका जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है वो कोई एक पर्टिकुलर सेल बनाता है, और ये मेगा कैरियोसाइट से बनती है। कौन, आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, कैसी होती है, डिस्क लाइक, ओवल शेप्ड एंड बाइकनकेव होती है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कैसा, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब ये जो थ्रोम्बोसाइट है, यानी कि अगर प्लेटलेट्स कम होती हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स बढ़ रही हैं तो थ्रोम्बोस्थिन बोला जाएगा। ठीक है, अब इस प्लेटलेट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग कराती है। कैसे, वो भी पढ़ लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी, मैकलेफेन ने दी थी, है ना। अब क्या होता है,
क्लॉटिंग की जरूरत कब पड़ेगी? क्लॉटिंग की जरूरत पड़ेगी जब आपको चोट लगेगी। जब किसी को चोट लगती है तो उस समय प्लेटलेट्स क्या रिलीज करती हैं? एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं। ये एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन इन प्रेजेंस ऑफ Ca2+ क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बोकाइनेस। ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेस क्या है? इनएक्टिव है, यानी कि ये इसके होने से नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सो रहा है। ये हनुमान जी है जिनको अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। अब इसको अपनी शक्तियों का अंदाजा लगवाना पड़ेगा। कैसे? प्रोथ्रोम्बोकाइनेस के पास Ca2+ आएगा, ये Ca2+ उसको बताएगा कि तुम इतनी ज्यादा चीज, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि तुम ब्लड को क्लॉट कर सकते हो। ये Ca2+ प्रोथ्रोम्बोकाइनेस को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन क्या है? एक्टिव एजेंट है। अब ये थ्रोम्बिन Ca2+ के साथ मिलके फिब्रिनोजन को, जो कि इनएक्टिव है, किसमें कन्वर्ट करेगा? फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन आगे जाके ब्लड की क्लॉटिंग करता है। अगर आपने कभी चोट लगी हो, ऊपर ऐसे करके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नहीं, ऐसे धारी धारी सी बन जाती है ना, वो जो पापड़ी सी जमती है, तो वो किसके वजह से हो रहा है? इस प्रोसेस के वजह से हो रहा है। और टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हेल्प करते हैं इन क्लॉटिंग। और ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर कौन बनाता है? लिवर। कहाँ बन रहे हैं? लिवर में बन रहे हैं। और इन क्लॉटिंग फैक्टर के बनने के लिए विटामिन के बहुत जरूरी है। क्या है? विटामिन के बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लड ग्रुप्स पे। ठीक है, अब जब हम लोग ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो आप लोग को पता है ए बी और ओ, है ना। अब जब हम लोग ए ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा कि क्या होगा, आरबीसी के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? एक एंटीजन प्रेजेंट होता है ना। क्या प्रेजेंट होगा? एंटीजन प्रेजेंट होगा। लो, ऐसे करके एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है ना, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन भी कौन सा होगा? ए होगा, है ना। ये एंटीजन क्या बता रहा है? फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मेरे ब्लड ग्रुप में मेरे आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा? ए। इस एंटीजन को देख के मेरे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले जो सेल्स है ना, वो पहचान जाएंगे कि यार ये हमारी ही बॉडी का है। अब मान लो कि मेरी बॉडी के अंदर, है ना, अब मान लो कि मेरी बॉडी के अंदर क्या हुआ, गलती से बी ब्लड ग्रुप आ गया। बी ब्लड ग्रुप आएगा तो क्या लेके आएगा? अपने साथ बी एंटीजन लेके आएगा। अब जैसे ही मेरी बॉडी में ये बी ब्लड ग्रुप घुसेगा, मेरे इम्यून सेल्स को पता लग जाएगा ना कि यार ये तो हमारी बॉडी का नहीं लग रहा है। अब हमारी बॉडी का तो यार बिल्कुल यही है कि भगवान की तरह नहीं मानते मेहमान को, ये बोलते हैं आओ हम मारेंगे। तो अब क्या होगा? इस तरह से ये एंटीजन बेसिकली क्यों है, ये बताने के लिए कि यार ये मेरा है या नहीं है, पता लग जाता है इससे। ठीक है, क्लियर है। तो जो ए ब्लड ग्रुप है उसके पास एंटीजन ए होगा और उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बी के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसकी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन होगा और प्लाज्मा में ए के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन दोनों होंगे और एंटीबॉडीज किसी के खिलाफ नहीं होगी। ठीक है, अब ओ ब्लड ग्रुप है तो वहां पर आपकी एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडीज दोनों के खिलाफ होगी, ए के खिलाफ भी होगी, बी के खिलाफ भी होगी। ठीक है, इसलिए जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं ना, दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज है, तो ये किसी और से ब्लड नहीं ले सकते हैं, और लेकिन ये सबको ब्लड दे सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। वहीं पर ये जो ए बी है, ये सबसे ब्लड ले सकती है। क्यों? देखो एंटीबॉडीज ही नहीं है किसी के खिलाफ, एंटीबॉडीज नहीं है यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप आएगा तो उसके खिलाफ तो ये कुछ नहीं करने वाला, इसलिए ये क्या है? दिस इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आप लोग एक और चीज पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? RH ग्रुपिंग, है ना, RH ग्रुपिंग पढ़ते हो। जब हम लोग RH ग्रुपिंग की बात करते हैं यार, तो RH ग्रुपिंग में क्या है? ये किससे आया है? रीसस मंकी से। ठीक है, रीसस मंकी से आया है। अब जब हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कपल है ना, एक कपल है, ठीक है, जिसमें
ऑब्वियसली एक मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल है। एक मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल है। जब मेल को हम लोग देखेंगे तो मेल में ये RH वाला एंटीजन है ना। हमने क्या देखा कि इस मेल में RH एंटीजन है तो RH पॉजिटिव लिखेंगे, वहीं पर फीमेल में RH एंटीजन नहीं है तो RH नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बेबी डेवलप हुआ, जो बेबी ऑफस्प्रिंग आई, उसके पास भी क्या हुआ, RH पॉजिटिव एंटीजन आया। क्योंकि ये जो RH पॉजिटिव एंटीजन है ये एक डोमिनेंट एंटीजन है, कहीं पर भी जाएगा यही डोमिनेट करेगा। तो यहां पर ऑफस्प्रिंग में क्या आ गया, ऑफस्प्रिंग में आया RH पॉजिटिव एंटीजन। ठीक है, आ गया। ठीक है, पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो बाय चांस अगर आपके फीटस का ब्लड, ऑफस्प्रिंग का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाएगा, है ना, यानी कि अगर डिलीवरी के टाइम पे फीटस ब्लड कनेक्ट कर गया किससे, मदर के ब्लड से, तो क्या होगा, मदर की बॉडी के लिए तो RH पॉजिटिव नया है ना, कोई दूसरी दुनिया से आया है, कहीं और से आया है, तो मदर की बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी। क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज बना लेंगी अगेंस्ट RH पॉजिटिव। अब हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स तो बड़े समझदार है, हमारी बॉडी याद रखेगी। अब अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होती है बच्चों, तो क्या होगा, मदर की बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्या है, RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज है। सेकेंड प्रेगनेंसी में भी तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि फादर तो RH पॉजिटिव है। तो यार यहां पर जब हम लोग देखते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज है ना, वो फीटस को प्रॉब्लम क्रिएट करवाती है, फीटस में प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। क्या, वो RBCs को मारती जाएंगी, वो फीटस की RBCs को किल करने लग जाएगी, क्योंकि उनके लिए वो नया है। ठीक है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसलिए जब क्या होता है, जब बेबी प्रोड्यूस होता है, जब बेबी डिलीवर किया जाता है, और अगर ऐसा केस होता है कि मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या किया जाता है बच्चों, उसके अंदर ऑलरेडी क्या डाल दी जाती है, एंटीबॉडीज के खिलाफ एक एंटीबॉडी डाल दी जाती है ना, कि अब मदर की बॉडी में हमें क्या करना है, एंटीबॉडी बनने नहीं देनी है RH पॉजिटिव के खिलाफ, क्योंकि अगर बनेगी तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो गया। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के केस में जो बच्चा है वो जॉन्डिस के साथ पैदा होता है या फिर अनेमिक प्रेजेंट होता है। क्या होता है, या तो जॉन्डिस होता है या अनेमिया हो जाता है उस बच्चे को। ठीक है, जिसके साथ क्या हुआ है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हुआ है। ठीक है, तो एक आपका ये ब्लड ग्रुपिंग था और एक आपका RH वाली ग्रुपिंग था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो अब आ जाते हैं लिम्फ में। लिम्फ क्या है, एक तरह का कलरलेस फ्लूइड है। ये इसके पास स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए। क्या हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, हार्मोन कैरी करना। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको याद हो 11th में आपने पढ़ा था, 10th में आपने पढ़ा था कि आपके इंटेस्टाइन जो होती है वहां पर विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई क्या करती हैं, अब्जॉर्प्शन के लिए प्रेजेंट होती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है। इन विलाई में क्या प्रेजेंट होती है, लैक्टियल्स प्रेजेंट होती है। ये लैक्टियल्स क्यों प्रेजेंट होती हैं, ताकि ये जो हमें अब्जॉर्प्शन से न्यूट्रिशन मिल रहा है, चाहे वो ग्लूकोज हो, फैट हो, कुछ भी हो, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए लैक्टियल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपका जो लिम्फ है क्या करता है, अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर जो फ्लूइड सेल के आसपास होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड क्या करता है, कोई भी पैथोजन आसपास होता है उसको भी खत्म करने में हेल्प करता है। क्या करता है, खत्म करने में हेल्प करता है। अब जब हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे तो वहां पर एक हमारा लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स है और लिम्फ नोड है। लिम्फ पहले ही बता दिया, ब्लड माइनस RBC
प्लस प्लेटलेट्स या फिर WBC प्लस प्लाज्मा हमारा लिम्फ होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं लिम्फ का एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, तो उसी के हिसाब से ये कराया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब आ जाते हैं यार सर्कुलेटरी पाथवेज पे। अब आप लोगों को पता है हमारे पास दो तरह के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। जब हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं वहां पर कोई क्लोज नेटवर्क नहीं है, आपके ऑर्गन, आपकी टिश्यूज और ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, मतलब एक पूरा चैनलाइज्ड सिस्टम वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। और ये इस तरह का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो लेस एडवांटेजियस होता है। क्या होता है? लेस एडवांटेजियस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके आर्थ्रोपोड्स में, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क में आपको इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल जाएगा। कॉकरोच पड़ा था ना, कॉकरोच के पास हार्ट था, ब्लड पंप वही कर रहा था, फिर एक लार्ज वेसल आके उसको कैविटी में डाल के चली जा रही थी, है ना। अब वहीं पर जब हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर जो ब्लड है वो फ्लो करता है इन क्लोज्ड नेटवर्क, एक क्लोज, एक चैनलाइज्ड वे में फ्लो करता है, और किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है ब्लड का ऑर्गन से। ठीक है, और ये एडवांटेजेस ज्यादा होता है किसमें देखने को मिलता है? एनालिड्स में और कॉर्डेट्स में। कहां पर? एनालिड्स में और कॉर्डेट्स में। ठीक है, अब अलग अलग अगर हम लोग कॉर्डेट्स की बात करें तो पाइसेस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, एव्स हो गया, मैमल्स हो गया, ये 5 चीजें हो गई, है ना, ये 5 चीजें हो गई। ठीक है, तो यार देखो क्या हो रहा है ना, ये देखो जब हम लोग पाइसेस की बात करते हैं यानी कि मछली जल की रानी की बात कर रहे हैं, तो मछली जल की रानी में 2 चेंबर मिलते हैं। कौन से? एक एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। और मछली में कैसी सर्कुलेशन देखने को मिलेगी? सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगी। अब यहां मैंने लिखा हुआ है कि 2 एसेसरी चेंबर्स भी हैं, तो अगर मैं 2 एसेसरी चेंबर्स की बात करूं तो एक क्या है? एक हमारा कोनस आर्टेरियोसस है और हमारा एक दूसरा कोनस विनोसस है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये 2 कौन से हैं? दीज आर एसेसरी चेंबर्स, और ये आपका एट्रिया और ये वेंट्रिकल कहां मिलेगा? पाइसेस में मिलेगा। कहां मिलेगा? पाइसेस में मिलेगा। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चेंबर्ड हार्ट होता है ना, 3 चेंबर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ठीक है, इनमें आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगी। अब यहां पर रेप्टाइल्स में दोनों एसेसरी चेंबर्स हैं, लेकिन एम्फीबियंस में सिर्फ एक एसेसरी चेंबर होता है। और कौन सा एब्सेंट होता है? कोनस आर्टेरियोसस एब्सेंट होता है। कौन सा एब्सेंट होता है? कोनस आर्टेरियोसस एब्सेंट हो रहा है। वहीं पर जब हम लोग एव्स और मैमल्स की बात करेंगे तो एव्स और मैमल्स में हमारे पास 4 चेंबर है, 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है, और यहां पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, क्या हो रहा है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो ओके, अब आ गया है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, है ना। मैंने हार्ट का डायग्राम ना बना के ऐसे 4 डब्बे बना दिए हैं, है ना। ये है हमारा राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रिया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, क्लियर है, तो इसी से समझेंगे। ठीक है, इसी से समझेंगे। ठीक है, अब जब हम लोग हार्ट की बात करते हैं सबसे पहले तो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी कि मीजोडर्म वाली जर्म लेयर से बना हुआ है। वेट देखेंगे तो 300 ग्राम का होता है, साइज देखेंगे तो आपकी अगर बंद मुट्ठी होगी उतना आपके हार्ट का साइज होता है। कहाँ प्रेजेंट है? आपके थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, और जिस तरह से कैसे प्रेजेंट है, थोड़ा सा इट इज टिल्टेड, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है ना, ऐसे टिल्ट हो रखा है। ठीक है, अब ये जो हमारा हार्ट है ये मायोजेनिक हार्ट है, यानी कि इसमें जो इंपल्स जनरेट हो रही हैं, इसमें वो इंपल्स कौन जनरेट कर रहा है? मसल खुद जनरेट करती है, इसलिए हमारा हार्ट क्या है? मायोजेनिक हार्ट है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो हार्ट होता है इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड बैग है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्ड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। अब इन दोनों लेयर के बीच में एक कैविटी है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और वो फ्लूइड जो कैविटी है उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और उस कैविटी में क्या फ्लो कर रहा है? फ्लूइड फ्लो करता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड के 2 फंक्शन हैं, एक वही जो ब्रीदिंग में था, ब्रीदिंग में एक फंक्शन क्या था? फ्रिक्शन कम कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है, और दूसरा आपके हार्ट को मॉइस्चर पहुंचाने का काम कर रहा है, आपके हार्ट को मॉइस्चर पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो
अब हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है। जब हम लोग राइट एट्रिया देखते हैं तो राइट एट्रिया में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक सुपीरियर वेना कावा देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट है, यहाँ पर एक इंफीरियर वेना कावा आती है, ठीक है, और ओपनिंग है किसकी, कोरोनरी साइनस की। अब वेना कावा सुपीरियर हो या इंफीरियर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, और कोरोनरी जो कोरोनरी साइनस है ये भी क्या लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। किसका, हार्ट का। हार्ट ने भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया होगा ना, उसको भी तो ऑक्सीजनेट करने भेजना है ना, तो वो कहाँ से आ रहा है, कोरोनरी साइनस से आ रहा है। अब वेना कावा की, सुपीरियर वेना कावा की कैसी ओपनिंग होती है, ओब्लिक ओपनिंग होती है। ओब्लिक ओपनिंग क्यों होती है, ताकि ब्लड वापस ना आ जाए, है ना। हमें ब्लड को जहां भेज दिया वापस नहीं आने देना है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो रखना है, इसलिए ओब्लिक ओपनिंग है, ठीक है। और इंफीरियर वेना कावा के पास वॉल्व प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व, और वहीं पर कोरोनरी साइनस के वॉल्व को बोलते हैं थिबेसियन वॉल्व। ये नाम याद रखने हैं, इन नाम को याद रखना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, क्लियर है। अब वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड कौन डालता है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड डालता है आपका राइट एट्रिया। अब ये जो राइट एट्रिया है किसके थ्रू ब्लड डाल रहा है, ये डालता है आपके वॉल्व के थ्रू, है ना, एवी वॉल्व के थ्रू ये ब्लड डालता है, कहां पर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो साथ के साथ एक तो वॉल्व के थ्रू ब्लड आ रहा है। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी यहां से ब्लड को कहां ले जाती है, लंग्स के तरफ लेके जाती है। यानी कि यहां पर इस चेंबर में आपको क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी आर्टरी की भी ओपनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आ जाओ लेफ्ट एट्रिया पे। लेफ्ट एट्रिया के पास क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन लेके आ रहा है, लंग्स से लेके आती है आपकी पल्मोनरी वेन, और इस पल्मोनरी वेन के पास कोई भी तरह की ओपनिंग, मतलब वॉल्व नहीं है, ओपनिंग कैसी है, ओब्लिक ओपनिंग है। क्यों है, क्योंकि यूनी डायरेक्शनल फ्लो रखना है। वही सेम प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड और यूनी डायरेक्शनल फ्लो रहे, इसलिए कैसी ओपनिंग देखने को मिलती है, ओब्लिक ओपनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब वहीं पर जब हम लोग एओर्टा की ये लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो यहां पर किससे ब्लड आ रहा है, यहां पर ब्लड आता है लेफ्ट एट्रिया से। कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी किसके थ्रू आ रहा है, एवी वॉल्व के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू, एवी वॉल्व या एवी फोरामेन के थ्रू आ रहा है। अब ये जब एवी वॉल्व के थ्रू ब्लड इसके अंदर आएगा, ये आगे फर्दर एओर्टा की मदद से टिश्यूज तक वो ब्लड पहुंचा देगा, ठीक है। यानी कि यहां पर किसकी ओपनिंग है, एओर्टा की ओपनिंग है। एओर्टा कहां लेके जा रही है ब्लड को, टिश्यूज के पास लेके जा रही है, ठीक है। और एओर्टा के पास जो वॉल्व है उसको क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनार वॉल्व। क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनार वॉल्व। अब ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इट इज द लार्जेस्ट चेंबर ऑफ हार्ट। क्या है, इट इज द लार्जेस्ट चेंबर ऑफ हार्ट, ठीक है। अब ये जो ऑरेंज कलर की लाइन मैंने बनाई है, दिस इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि आर्टरीज और एट्रिया और वेंट्रिकल्स को दूर अलग रखने वाला चेंबर कौन सा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। कैसा है, थिक एंड फाइब्रस है। कैसा है, थिक एंड फाइब्रस है, ठीक है। वहीं पर जब हम लोग देखते हैं ये ब्लू कलर वाला है ना, ये क्या है, दो एट्रियाज को सेपरेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या नाम है इसका, इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये भी थोड़ा टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट। कैसा है, टुवर्ड्स लेफ्ट थोड़ा टिल्टेड होता है। अब ये जो पिंक कलर का सेगमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये दो वेंट्रिकल्स को क्या करता है, अलग अलग रखता है, सेपरेटेड रखता है। और ये थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्टेड है, इसी वजह से ये जो आपका वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इट इज द लार्जेस्ट चेंबर। अब अगर हम लोग वॉल्स की बात करें, है ना, अब अगर हम लोग वॉल्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक एपिकार्डियम होती है, एक मायोकार्डियम होती है और एक एंडोकार्डियम होती है। तीन वॉल्स होती हैं, एपी जो ऊपर वाली, मायो जो मिडल वाली जो कि मस्क्यूलर है, और आपकी एंडोकार्डियम, ठीक है। अब जब आपके एट्रिया की वॉल देखेंगे तो यहाँ पर जो इनर वॉल है उसके पास रिजिस प्रेजेंट है। रिजिस क्या होते हैं, ऐसे पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे पहाड़, रफ सरफेस है ना, किसका, इनर वॉल का। और क्यों है रफ सरफेस, क्योंकि वहां पर मस्कुलर रिजिस प्रेजेंट है जिनको हम लोग बोलते हैं मैक्युलाए पेक्टेनाइटी।
क्या बोलते हैं? उन रिजेस को जो एट्रिया के इनर वॉल पे प्रेजेंट है उनको बोला जाता है मैक्युलाई पिक्टिनाटी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और यहां पर ये रिजेस कैसे होते हैं? ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात होगी किसकी? एट्रिया की। अब जब हम लोग वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो उनकी जो इनर वॉल है उस पे रफ मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कॉलमने कॉर्ने। क्या बोलते हैं? कॉलमने कॉर्ने बोलते हैं। ये आगे क्या बनाती है? कॉर्डे टेंडिने बनाती है। और ये कॉर्डिने टेंडिने क्या है? इट इज अ कोलाजिनस इन इलास्टिक कॉर्ड्स। कैसे है? कोलाजन के बने हुए लेकिन इन इलास्टिक कॉर्ड्स है। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज जो हार्ट के स्ट्रक्चर से हमें याद होनी चाहिए वो ये है कि यार जो एम्ब्रियो का हार्ट होता है और जो एक अडल्ट का हार्ट होता है वो थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग होता है? आपके एम्ब्रियो के हार्ट में यहाँ पर भी एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवेल। लेकिन बाय द टाइम ये ओपनिंग क्या हो जाती है? भर जाती है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे डेप्थ का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं फोसा ओवालिस। अब आपने सुना होगा ना, काफी बच्चों के साथ क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि उस बच्चे के दिल में छेद है। छेद ऐसा नहीं है कि ऐसे करके छेद और ब्लड बाहर को निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं है। छेद क्या है? ये जो फोरामेन ओवेल था ये कभी कभी फिलअप नहीं होता है और इसी को बोला जाता है ऐसे नॉर्मल भाषा में कि क्या है? छेद है दिल में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि जो एम्ब्रियो का हार्ट होता है उसके पास एक डक्टस आर्टीरियोसस होता है जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को कनेक्ट करता है। ठीक है, क्या होता है वो? डक्टस आर्टीरियोसस। और अब इन अडल्ट्स यही कनेक्शन कौन बैठा रहा है? लिगामेंटम आर्टीरियोसम। कौन बैठा रहा है कनेक्शन? लिगामेंटम आर्टीरियोसम। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये है आपका क्या? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट, अब हमने बोला, मैंने बहुत बार बोला यार डबल सर्कुलेशन होती है, डबल सर्कुलेशन होती है, बहुत बार बोला मैंने, है ना। डबल सर्कुलेशन क्या होती है? देखो, ये अपना हार्ट है, राइट एट्रियल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ये क्या है? अपना हार्ट है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ये लंग्स और ये टिश्यूज, है ना। अब होता क्या है? अब होता क्या है? अब होता ये है कि टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है किसमें? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू? आपके वेना कावा के थ्रू। ये राइट एट्रियम एवी फोरामेन की मदद से उसको कहां डाल देता है? राइट वेंट्रिकल में डाल देता है। कहां डाल देता है? राइट वेंट्रिकल में डाल देता है। ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल किसके मदद से? पल्मोनरी आर्टरी की मदद से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाती है? लंग्स के पास लेके जाती है। अब अगर आप देखोगे कि इन दोनों में जो ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो हो रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, अब वहीं पर जब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो कहां आएगा? सबसे पहले लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया एवी फोरामेन के थ्रू कहां डाल देगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहां से एओर्टा कहां दे देगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में। इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है और इसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहा जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसी है? छोटी सी है। दिल भी बिल्कुल लंग्स के पास है तो छोटी सी सर्कुलेशन है। वहीं पर जो हमारे टिश्यूज है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्लड, तो ये सर्कुलेशन कैसी होती है? बड़ी सर्कुलेशन होती है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, चलो। अब जब हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ब्लड वेसल्स की तो बात करनी पड़ेगी। हमारे पास 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। क्या है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इन तीनों में बकायदा डिफरेंस होता है। जब हम लोग आर्टरीज की बात करेंगे तो आर्टरीज हमेशा टुवर्ड्स ऑर्गन ब्लड लेके जाती है, यानी कि हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड कौन लेके जाएगा? आर्टरी लेके जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, कौन सी ऐसी आर्टरी है, कौन सी ऐसी आर्टरी है जो कहां लेके जा रही है ब्लड? है? अच्छा, कौन सी? ये तो हार्ट की तरफ, ऑर्गन की तरफ लेके जा रही है। हमारी पल्मोनरी आर्टरी भी क्या कर रही है? लंग्स की तरफ ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, अब देखो, हर आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक बात बताओ, क्या पल्मोनरी आर्टरी प्योर ब्लड कैरी कर रही है? नहीं कर रही है। कौन सा ब्लड लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है, अब
आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है उसका प्रेशर हाई होता है, और आर्टरीज आपको ऊपर नहीं मिलेंगी, ये कहाँ होती है, नीचे प्रेजेंट होती है, इट इज डीपली सिचुएटेड। ठीक है, अब आर्टरीज के अंदर किसी भी तरह का कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है। इनका जो इनके पास 3 लेयर्स है ना, एक्सटर्नल, मीडियन और इंटरनल। तो इनकी जो मीडियम वाली लेयर है, मिडल वाली लेयर होती है, वो कैसी होती है, थिकर होती है, और इनका ल्यूमन कंस्ट्रिक्टेड होता है। अब देखो इनका ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, हाई प्रेशर से। क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि उसका ल्यूमन छोटा है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि हाई प्रेशर से ब्लड मूव कर रहा है यानी कि ल्यूमन कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ट्यूनिका मीडिया कैसी है, थिकर है और इलास्टिक एंड कोलैप्सिबल है। ठीक है, इलास्टिक है और कोलैप्सिबल है। अब वहीं पर वेन्स की बात करेंगे तो वेन्स क्या कर रही है, ऑर्गन से लंग्स की, हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी, ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाएगी, और ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग से बड़े प्यार से क्या लेके आ रही है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक है, इसमें जो ब्लड फ्लो करेगा वो लो प्रेशर पे फ्लो करेगा, और ये सुपरफिशियली ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, ल्यूमन कैसा है, वाइड है, वाइड ल्यूमन है, तभी तो ब्लड प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है, इट कंटेन्स वॉल्व, इसके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी ट्यूनिका मीडिया यानी कि जो मिडल लेयर है वो कैसी है, थिकर है। मिडल लेयर कैसी है, थिकर है, एंड इट इज नॉन इलास्टिक एंड कोलैप्सिबल। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहां पर, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज के पास सिर्फ इनर लेयर होती है जो कि होती है एंडोथीलियम, और एंडोथीलियम किसकी बनी हुई थी, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने ब्रीदिंग में, स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है, यानी कि फ्लैट और स्क्वैमस सेल्स के बनी हुई एंडोथीलियम कैपिलरीज के पास होती है। इनकी वॉल्स कैसी होती है, परफोरेटेड होती है, और ये आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करते हैं। कैसे, ये मान लो आर्टरी आ रही है ना, यहां से आ रही है वेन, ये आर्टरी है, ये वेन है, तो ये क्या करेगी, ये इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन करेगी, और इसको हम लोग बीच में ये जो फॉर्मेशन हो रही है ये क्या है, दिस इज कैपिलरीज। ये क्या है, दे आर कैपिलरीज। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। ओके, अब आ जाते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ मायोजेनिक हार्ट। अभी बताया मायोजेनिक हार्ट होता है। अब हमारा जो हार्ट होता है वो मस्कुलर, मतलब उसमें जो इंपल्स जनरेट होते हैं वो कौन करता है, मसल्स क्या जनरेट कर रही है, इंपल्स जनरेट कर रही है। ठीक है, किससे बना हुआ है हमारा जो ये कंडक्टिंग सिस्टम है, ये जो हमारी जनरेशन ऑफ इंपल्स हो रही है कौन करता है, मायोकार्डियम जनरेट करती है। क्या ये इनिशिएट भी करेगी और कंडक्ट भी करेगी, किसको, इंपल्स को। क्या करेगी, इनिशिएट भी करेगी और कंडक्ट भी करेगी, किसको, इंपल्स को। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और इसके पास सेल्फ एक्साइटरी फाइबर्स भी होते हैं। अब कंडक्टिंग सिस्टम में हमारे पास 4 चीजें होती हैं, एक है एसे नोड, एक है एवी नोड, एक है बंडल ऑफ हिस, और चौथा है क्या, परकिंजे फाइबर। क्या है, पुरकिंजे फाइबर। जब हम ऐसे नोड की बात करते हैं, ऐसे नोड क्या है, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, क्या है, साइनो एट्रियल नोड, और इसको पेस मेकर भी बोला जाता है, यानी कि जो आपकी दिल, जो आपका हार्ट है वो धक धक करना, जो आपका पंप करना शुरू करता है वो कौन शुरू करवाता है, वो ये ऐसे नोड शुरू कराता है। कौन शुरू कराता है, ये ऐसे नोड स्टार्ट कराता है। कहां प्रेजेंट है, अगर आप हार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा। और कितना इंपल्स जनरेट करा लेता है, 72 टाइम्स पर मिनट इंपल्स जनरेट कराता है। ठीक है, अब इससे जो है इंपल्स कहां जाती है, एवी नोड पे जाती है। ये एवी नोड कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, यानी कि अगर ये राइट एट्रिया है तो एसे नोड यहां है और एवी नोड यहां है। ठीक है, एसे नोड यहां है और एवी नोड यहां है। ठीक है, अब जो एवी नोड है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसलिए कहां पर प्रेजेंट है, एट्रिया और वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट है। ये भी जनरेट कर सकता है इंपल्स, लेकिन कितनी, 40,
लेकिन कितनी जनरेट कर सकता है? सिर्फ 40। अगर आप देखोगे, अगर पेस मेकर खराब हो जाता है, अगर पेस मेकर खराब हो जाता है तो भी इंपल्स जनरेट होंगी, लेकिन इंपल्स का रेट क्या रहेगा? इंपल्स का रेट रहेगा 40 टाइम्स पर मिनट, जिसके वजह से ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब कभी कभी क्या होता है, हमारा पेसमेकर खराब हो जाता है, यानी कि ऐसे नोड खराब हो जाता है, तो हमारा यहां पर कट लगा के, है ना, गर्दन के पास कट लगा के यहां पर हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर डाला जाता है, जो फिर पूरी कंडक्शन कराता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा बंडल ऑफ हिस। जैसे ही एवी नोड क्या करेगा, फिर से इंपल्स जनरेट कर देगा, तो वो इंपल्स कहां चला जाएगा? बंडल ऑफ हिस में, जिसको हम लोग एवी बंडल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एवी बंडल भी बोलते हैं। ठीक है, अब एवी बंडल से कहां जाना है? पुरकिंजे फाइबर के अंदर जाना है। कहां जाना है? पुरकिंजे फाइबर के अंदर जाना है। और ये कैसे? ये ना कुछ ऐसे डिवाइडेड होती है, देखो, ये अगर हार्ट है तो यहां से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इस तरह से प्रेजेंट होती है आपकी क्या? पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, ये भी इंपल्स जनरेट करा सकती है, लेकिन कितनी? सिर्फ 18 से 25 पर मिनट। कितनी? 18 से 25 पर मिनट। तो इस तरह से क्या होता है? इंपल्स जनरेट होता है और आपकी पूरी क्या होती है? आपका ब्लड पंप करता है, आपका हार्ट पंप करता है ब्लड। ठीक है, क्लियर है? अब अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का हार्ट रेट कितना होना चाहिए? 72 टाइम्स पर मिनट। अगर हार्ट रेट 90 से ज्यादा है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेकीकार्डिया, और अगर हार्ट रेट 60 से कम है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ब्रैकीकार्डिया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अब आ जाओ यार मेन मोटिव पे। इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, है ना, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, अब हम लोग बात करते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बात करते हैं? कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, आपकी जो एक हार्ट बीट होती है, मतलब आपका जो एक धक धक होता है, दोनों हार्ट बीट, वो क्या होती है? एक कार्डियक साइकिल में आती है। जब आपकी दोनों हार्ट साउंड आ जाएगी, लब और डब, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं, यानी कि एक बार ब्लड फ्लो हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो, जब हम लोग कार्डियक साइकिल की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या है? मैं दो वर्ड यहां पर यूज करूंगी, एक है डायस्टोल, एक है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल का मतलब क्या है? आपका रिलैक्सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, जो कि 0.1 सेकेंड के लिए होता है। क्या होता है? 0.1 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और यहां पर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन के वजह से जो ब्लड है वो, अब आपने कुछ चीज ऊपर से पिचका दी है, तो ब्लड क्या करेगा? कोशिश करेगा कि वो नीचे चले जाए। नीचे हमारे पास वेंट्रिकल्स है, तो सबसे पहले जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? आपका एवी वॉल्व जो प्रेजेंट थे, आपका एवी फोरामेन जो प्रेजेंट थे, वो ओपन होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? एवी फोरामेन ओपन होंगे, फिर क्या होगा? वेंट्रिकल फिल होंगे। इस समय क्या होगा? वेंट्रिकल फिलिंग होगी। एट्रिया से ब्लड कहां जाएगा? आपके वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, अब ब्लड चला गया है किसके अंदर? वेंट्रिकल्स के अंदर। तो अब क्या होगा? अब होगा यहां पर, अब यहां पर होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रिया सिस्टोल हो चुका है, एट्रियल सिस्टोल हो चुका है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके उसने ब्लड कहां भेज दिया है? वेंट्रिकल्स के अंदर भेज दिया है। अब ब्लड कहां है? वेंट्रिकल्स के अंदर है। अब ब्लड, अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से सुनना, अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि एवी वॉल्व क्या है? खुले हुए हैं। अगर अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड ऊपर भी जा सकता है, वापस एट्रिया में भी जा सकता है। तो जैसे ही आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होते हैं? एवी वॉल्व क्लोज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? यहां पर एवी वॉल्व क्लोज होते हैं, और इस क्लोजर पे पहली हार्ट साउंड आती है जिसको हम लोग कहते हैं लब। पहली हार्ट साउंड आती है जिसको हम लोग कहते हैं लब, और कितना? 0.15 सेकेंड के लिए। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले क्या हुआ? एवी वॉल्व क्लोज हुए। क्यों क्लोज हुए थे? टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड।
ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.3 सेकेंड्स के लिए होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ी ये ब्लड, ये क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकल्स में क्या है, एक सुपीरियर वेना कावा है और एक तरफ क्या है, एओर्टा है। एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, सुपीरियर वेना कावा से आपका क्या अंदर आएगा, आपका आना है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाना है, लंग्स के पास जाना है ना, सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है, पल्मोनरी वेन से, सॉरी, सुपीरियर वेना कावा लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्लियर है। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है ना, अब देखो क्या हो रहा है, देखो जब हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है उस टाइम पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी। थोड़ी देर तक जो आपके सेमी ल्यूनर वॉल्व है, सेमी ल्यूनर वॉल्व यानी कि जो एओर्टा का वॉल्व है वो खुलता ही नहीं है, है ना, जो एओर्टा का वॉल्व है वो खुलता ही नहीं है, यानी कि थोड़ी देर तक वो कॉन्ट्रैक्शन इतना बढ़ता जाता है कि फिर एकदम से क्या होगा, आपका एओर्टा का वॉल्व खुलता है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर फिर सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हुए, यहां पर सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हुए, ठीक है। अब जैसे ही सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन हुए तो उस टाइम पे क्या हुआ, ब्लड आपका एओर्टा से कहां चला गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया है किसके पास, आपके टिश्यूज के पास, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी आर्टरीज लेके कहां जाएंगी, लंग्स के पास, कहां जाएंगी, लंग्स के पास, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब ये क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आता है एक जॉइंट डायस्टोल जो 0.4 सेकेंड के लिए होता है, कितने के लिए होता है, 0.4 सेकेंड के लिए होता है, ठीक है। तो जब हम लोग जॉइंट डायस्टोल की बात करते हैं, जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा और ये रिलैक्सेशन में जाएंगे तो सबसे पहली चीज क्या होगी, हमने सेमी ल्यूनर वॉल्व को बंद करना है ताकि नीचे से ब्लड, है ना, ऑर्गन से ब्लड वापस हार्ट में ना आ जाए, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा जॉइंट डायस्टोल में, सबसे पहले होगा क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व, और इस क्लोजर पे पहले क्या आएगी, दूसरी साउंड आएगी जिसका नाम है डब, और ये कितने सेकंड की होती है, 0.1 सेकंड की, 0.1 सेकंड की ये लब और डब वाली साउंड होती है, ठीक है। ये 0.15 और ये 0.1 सेकंड की होती है, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले क्या हुआ, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हुए और उसके बाद क्या हो गए हैं, एवी वॉल्व खुल जाते हैं और क्या स्टार्ट हो जाता है, आपकी वेंट्रिकल फिलिंग, ठीक है, वेंट्रिकल फिलिंग स्टार्ट होती है। और ये वेंट्रिकल फिलिंग कैसी होती है, स्लो होती है, और ये वाली वेंट्रिकल फिलिंग क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है, क्या होती है, फास्ट होती है। अब यार ध्यान से सुनो, अब यहां पर आपको ध्यान से सुनना है, 0.1 सेकेंड के लिए अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एट्रिया रिलैक्स कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करें एट्रियल डायस्टोल की अगर बात करें तो 0.7 सेकेंड का क्या होता है, इनका एट्रियल डायस्टोल होता है। अब ये क्या है, 0.1 सेकेंड सिर्फ काम करते हैं एट्रिया, और बाकी के 7 सेकेंड क्या करते हैं, बाकी के 7 सेकेंड रिलैक्स करते हैं, चिल मारते हैं। वहीं पर जो आपका वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकल्स हैं, वो 3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी टाइम क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। यानी कि अगर वेंट्रिकुलर डायस्टोल देखा जाए तो 0.5 सेकेंड का होगा, ठीक है। तो ये पिंक वाली लाइन क्या शो कर रही है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल शो कर रही है, क्या शो कर रही है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल शो कर रही है, ठीक है, क्लियर है। तो एक कार्डियक साइकिल कितने सेकेंड की होती है, 0.8 सेकेंड की होती है, ठीक है, कितने सेकंड की होती है, 0.8 सेकंड की एक कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब इससे हमारी जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 120 ml, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए।
एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितनी होती है 50 ml, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है। और अगर हमें कार्डियक आउटपुट निकालना है किसी इंसान का तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है 70 है, हार्ट रेट कितना है 72 टाइम्स पर मिनट है। तो एक कार्डियक आउटपुट, एक हेल्दी ह्यूमन का कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5 लीटर्स पर मिनट होता है। कितना होता है 5 लीटर्स पर मिनट होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। ये हो गई आपकी क्या कार्डियक साइकिल। अब आ जाते हैं किस पे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे। ऐसा एक आपको स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दिखेगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ऑब्टेन करने के लिए आपकी कार्डियक साइकिल के टाइम पे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको ग्राफिकली कौन रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए मशीन कौन सी यूज होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज होती है। कौन सी मशीन यूज होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज होती है। अब यहां पर क्या होता है, इस मशीन के पास 3 लीड्स होती हैं। एक आपकी रिस्ट पे लगाएंगे, यहां रिस्ट पे लगाएंगे, और तीसरी लीड आपकी लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है पैर पे। और बहुत सारी लीड, मल्टीपल लीड्स यूज होती है आपके चेस्ट पे लगाने के लिए। और फिर आपकी क्या होती है, हार्ट की एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, जांचा जाता है, जांच पड़ताल करी जाती है उनकी। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ इस तरह का, अगर ईसीजी में कुछ इस तरह का ग्राफ दिख रहा है तो आप बिल्कुल सही हो, अगर नहीं दिख रहा है तो बहुत जरूरत है डॉक्टर की। ठीक है, आई होप सारे ही सही हो। ठीक है, तो यार देखो क्या हो रहा है, ये जो पी वेव है ना, ये जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करती है आपके एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को। अगर कुछ इस तरह से दिखेगी तो हमें पता चल जाएगा यार एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, ये जो क्यू वेव है, ये जो क्यू वेव है इसके बाद आपकी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। क्या है, क्यू वेव के बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। यानी कि आपकी जो ये वाला पूरा सिंबल है ना, ये जो ट्रायंगल बन के आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या डिनोट कर रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं टी वेव पे। टी वेव क्या कर रहा है, इट मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। ये जो एंड ऑफ टी वेव है, इट मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। यहां पर कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया है, वो चीज ये यहां पर मार्क करता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो आपको बताया जा रहा है, किसका बताया जा रहा है, एनसीईआरटी में जितना दिया गया है वो सारा लेके आई हूं और सारा रिवाइज करा रही हूं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखो यार, इंपल्स जनरेट कौन कर रही है, मसल्स खुद इंपल्स जनरेट कर पा रही हैं। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे आपकी हार्ट की एक्टिविटी मेंटेन हो पाती है, कंट्रोल हो पाती है, रेगुलेट हो पाती है, तो देखो एक हमारा नर्वस कंट्रोल होता है और एक हमारा हार्मोनल कंट्रोल होता है ना। नर्वस कंट्रोल के पास आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जो आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ाने का काम करेगा। हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। वहीं पर जब हम लोग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट रेट कम करता है और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो हमारे पास 3 ऐसे हार्मोन हैं जो हार्ट रेट बढ़ाते हैं, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इज रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड और एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन आपके एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, जिसके वजह से कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसके रेगुलेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगली बार जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका रेगुलेशन काफी बड़ा है और थोड़ा ऐसे सर घुमाने वाला है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, और ये लास्ट पार्ट क्या है, डिसऑर्डर्स। अब जब हम लोग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो इसके डिसऑर्डर्स में सबसे पहले तो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर पे बाद में आएंगे। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर है कि कितना प्रेशर ब्लड आपके वेसल्स की वॉल पे एक्सर्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हाई बीपी कितना होता है, 140 से 90 mm/Hg।
पर mmHg। अब यार देखो 140 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और 90 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, 140 इज द सिस्टोलिक प्रेशर एंड 90 इज द डायस्टोलिक प्रेशर। अगर इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर है, इतना ब्लड प्रेशर है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर आपका जो ब्लड प्रेशर कम है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। ठीक है, इफ इन केस ब्लड प्रेशर 220 सिस्टोलिक प्रेशर हो गया है और 120 डायस्टोलिक प्रेशर हो गया है, तो इस केस में हैमरेजेस भी हो सकते हैं। हैमरेजेस क्या होती है, ब्लड वेसल्स फट जाता है और ब्लड फ्लो करने लग जाता है आपकी कैविटी में। ठीक है, जिसके वजह से ब्लाइंडनेस, स्ट्रोक जैसी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एस्थेरोस्क्लेरोसिस। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो आर्टरी होती है उसके अंदर डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, किसकी, कोलेस्ट्रॉल की, कैल्शियम की, फैट की, फाइबर्स की, जिसकी वजह से ल्यूमन छोटा हो जाता है। अगर ल्यूमन छोटा हो जाता है तो ब्लड अच्छे से पास ऑन नहीं हो पाता है, और इस कंडीशन को हम लोग कैड भी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में वहां पर आपकी कैल्शियम के वजह से जो आर्टरी होती है उसके अंदर क्या होता है, आर्टरी एकदम टाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है, और वो इलास्टिसिटी खो देती है, जिसके वजह से वो क्या हो सकता है, उसका कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और मेनली किसके वजह से हो रहा है, कैल्शियम आयंस के डिपोजिशन के वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका एजाइना पेक्टोरिस। क्या है, नेक्स्ट है आपका एजाइना पेक्टोरिस, जिसको हम लोग अक्यूट चेस्ट पेन भी बोलते हैं। ये उस कंडीशन में होता है जब हार्ट के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। क्या हो रहा है, हार्ट के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, उसको हम लोग कहते हैं एजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। क्या है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर बोलेंगे जब हमारा हार्ट बिल्कुल ब्लड को पंप करना ही छोड़ दे, है ना। क्या बोलेंगे, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है इफेक्टिवली, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि यहां पर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, लंग्स में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, फिर है आपका कार्डियक अरेस्ट। जब हम लोग कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं, यहां पर हार्ट बीट करना ही छोड़ देता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है, जब मसल्स की, हार्ट मसल की सडन डेथ हो जाए, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। अगर मसल की डेथ हो जाएगी तो क्या ऐसे नोड वर्क पर कर पाएगा, क्या कंडक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, हार्ट अटैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्ट अटैक बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल आपके छोटे से फॉर्म में रिवीजन के लिए, है ना, ये चैप्टर कराया जा रहा है, जिसमें आपका एक भी एनसीईआरटी का पॉइंट मिस नहीं हो रहा है। एक भी एनसीईआरटी का पॉइंट मिस नहीं हुआ है, सारे टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है यार, हम लोगों ने कर लिया है ब्लड को हम लोगों ने उसके पार्ट्स भी देख लिए, प्लाज्मा देख लिया, हमने क्या देख लिया, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों ने ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, है ना, ब्लड ग्रुप्स में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने एबीओ ग्रुपिंग भी पढ़ी और आरएच ग्रुपिंग भी पढ़ी। लिम्फ पढ़ा, लिम्फेटिक सिस्टम देखा। ठीक है, फिर ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस देखा, और किसमें कैसा सर्कुलेटरी पाथवे होता है वो देखा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा। इसको बिल्कुल आपको अपने बुक वाले हार्ट की तरह मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारे पॉइंट्स यहां पर कवर कराए हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी रहता है आपको याद, इसलिए मैंने जो राइट एट्रिया का है वो राइट एट्रिया में लिखा है, जो लेफ्ट एट्रिया का है वो लेफ्ट एट्रिया में रहेगा, ताकि आपको याद रह सके। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यार, माइंड मैप्स करते हैं, जिसको हम लोगों ने, जिसके लिए हमने इस पूरी सीरीज बनाई है ना, सीरीज बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डबल सर्कुलेशन, फिर है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस, और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और लोगों को नहीं पता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंडक्टिंग सिस्टम, ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ एज, और फिर आपका पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, फिर आपकी कार्डियक साइकिल, ईसीजी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, और लास्ट में डिसऑर्डर्स। तो यहां पर आपका सर्कुलेटरी वाला सिस्टम, है ना, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है माइंड मैप्स के द्वारा। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, है ना, जो कि रहेगा एक्सक्रीशन। तो आई होप
ये आपको समझ आया हो और जिस पर्सपेक्टिव से हम लोग आए हैं आपके लिए, दैट इज फॉर रिवीजन, तो वो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों, तब तक के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है।